जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला के बीच में हुआ था। हम ये देखेंगे कि जो अंग्रेज़ भारत में लगभग 200 सालों तक शासन करते हैं। कितने सालों तक? 200 सालों तक। लेकिन उसमें से 100 साल यहाँ पे भारत में एक कंपनी शासन की थी, यानी 1757 से 1857 तक वहाँ पे एक कंपनी शासन किया था। और बाकी जो बचा हमारा 100 साल यानी कब? लगभग 100 साल, पूरा 100 साल नहीं था, 1857 से 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिश की सरकार ने यहाँ पे शासन किया था। तो हम देखेंगे कैसे एक कंपनी भारत में पूरी तरीके से अपना कब्जा करती है। इन्होंने सबसे पहले बंगाल को अपने कब्जे में किया, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत, मैसूर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, मराठा का युद्ध, फिर उन्होंने पंजाब को भी कैसे कैसे अपने हाथ में लाएंगे। तो हम आज देखेंगे इन्होंने बंगाल को कैसे मिला। सबसे पहले इन्होंने बंगाल को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो हम देखेंगे जो बंगाल उस समय हुआ करता था बहुत समृद्ध और बहुत यहाँ समृद्ध मतलब कि प्रांत हुआ करता था। बंगाल में उसका एक कारण था कि बंगाल में कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी थी। क्या? कृषि बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बह के वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ कर देती थी, इसलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। और अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, और जिससे फैक्ट्री लगाने के लिए इनको कच्चे माल भी यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? बंगाल को हथियाने की कोशिश की। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, उस समय जब अंग्रेज आए थे उस समय मुगल शासन था। क्या था? मुगल शासन चल रहा था। यानी जो अंग्रेज़ थे वो मतलब कि मुगलों से उनका सामना करना पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुगल कमज़ोर होती गई। उस समय सबसे शक्तिशाली मुगल का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, वो कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब कहाँ का? जो औरंगजेब था उसके 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसके बाद मुगल के बहुत सारे ऐसे शासक आए, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि धीरे धीरे मुगल की सत्ता को और कमज़ोर करते गए। उसी में से एक था, मुगल का एक नवाब था फ़र्रुख सियर। एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और यहाँ जो फ़र्रुख सियर का इलाज भारत के वैद्य नहीं कर पाते हैं, ये मरने वाला हो इसकी कंडीशन हो जाती है। फिर अंग्रेज़ों का एक डॉक्टर ने फ़र्रुख सियर का इलाज करता है। फ़र्रुख सियर इतना प्रभावित होता है अंग्रेज़ों से, उसने ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है इसमें मात्र 3,000 पर अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको अधिकार दे देता है कि आप बंगाल में मुझे 1 साल में 3,000 रुपये दो और आप कर मुक्त व्यापार करो। अंग्रेज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। उसी समय जो ये था मुगल का सेनापति था मुर्शिद। कौन था? मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल वाले प्रांत में क्या था? सेनापति था। इसने ये जब अंग्रेज़ों को दे दिया तो इसको सही नहीं लगा। धीरे देखो, मुगल वैसे भी कमज़ोर हो रही थी, तो इसने क्या किया? धीरे धीरे जो मुगलों को वो पूरा क्षेत्र वहाँ पे अपना सेनापति तो था ही, अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया? वो वहाँ का नवाब बन गया। देखो, एक लाइन देखो यहाँ से, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली क्या? पहले मुगल में एक ये क्या था? सेनापति था। इसने क्या किया? धीरे धीरे एक अपना स्वतंत्र वो बना दिया। मुगल इतने कमज़ोर थे, उसने विरोध भी नहीं किया। इसने अपनी राजधानी, जो मुर्शिद कुली खां था, इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ बदल ली? मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिद कुली खां था, अपने नाम से ही इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद रख ली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात दिल्ली अधिक लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रांतीय शासकों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। जब देखो औरंगजेब मर जाता है तो सब वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उनके दुश्मन होते गए, और सब इसका लाभ उठाने के लिए अलग अलग प्रांत बनाने लगे। अब जो मुर्शिद कुली खां था, उसके बेटे का एक दोस्त था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। जो अलीवर्दी खां था, इसने सफलतापूर्वक विदेशियों को नियंत्रित किया। अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां ने शाही फरमान और किलेबंदी करने की गतिविधियों पर रोक लगाई। जो अलीवर्दी खां था, देखो उस समय क्या था, जब यहाँ पे बंगाल में सब कुछ हो रहा था, तो फ्रांस की फ्रेंच
ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बंगाल में क्या कर रहे थे, बंगाल में ही लड़ना शुरू किए। इन्होंने जो अपनी अपनी फैक्ट्री लगाई थी इसकी किलेबंदी करने लगे, यानी उसको सुरक्षित करने लगे। और अली वर्दी खान गुस्सा हो गया, बोला कि भाई तुम एक तो यहाँ पे मेरे यहाँ किराए पे रह रहे हो, ऊपर से हमारी ही जगह को तुम अपनी किलेबंदी कर रहे हो। तो अली वर्दी खान ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। देखो अली वर्दी खान जब इसने का विरोध किया तो अब कंपनी की नज़र में अली वर्दी खान आ गया। कंपनी के नज़र में ये जो खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित कौन था, ये था। देखो अली वर्दी खान ने भी सफलतापूर्वक विदेशियों को नियंत्रित किया, यानी चाहे वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। अली वर्दी खान और मुर्शिद कुली खान ने शाही फरमान और किलेबंदी करने की गतिविधियों पर रोक लगाई। इन दोनों नवाबों ने कंपनी की मांग को पूरा नहीं किया। कंपनी ने नवाब को जो नज़ारा में, यानी इनको वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे टैक्स वसूलने, जो वहाँ पे वो व्यापार करते थे उसके लिए ये जो बंगाल के नवाब थे इनको नज़ारा यानी कुछ पैसा देते थे और उसको ठुकरा दिए, जिस कारण कंपनी और नवाब के बीच दुश्मनी बढ़ गई। अब देखो अंग्रेज और अली वर्दी खान के बीच क्या हुई, दुश्मनी बढ़ गई। अली वर्दी खान का कोई अपना बेटा नहीं था। अली वर्दी खान के 3 बेटियां थी। 3 बेटियों को इस हिसाब से किसको जाना चाहिए था राजपाट, पहली बेटी को, लेकिन इसने पहली दूसरी को ना दे के जो तीसरी बेटी थी उसके बेटे को दिया। और उसका बेटा कौन था, सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला वो ज़्यादा योग्य था। उसको ये पता था कि सिराजुद्दौला ही जो है क्या अंग्रेजों का से लड़ सकता है। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां के बेटी का बेटा था, जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी, तीसरी बेटी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला। इसी के समय मतलब सिराजुद्दौला के समय ही ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को हुई थी। मतलब अंग्रेज ये बोलते थे, अंग्रेजों का ये था कि जो ब्लैक होल क्या था, एक छोटी सी जगह थी जो क्या 18 फीट और 14 फीट 10 इंच के छोटे से कमरे में 146 लोगों को ठूस के भर दिया गया। जब सुबह गेट खोला गया तो देखा कि सिर्फ 23 लोग बचे थे, बाकी सब लोग मर गए थे। देखो ये सब झूठी कहानी थी अंग्रेजों को, लेकिन इसीलिए अंग्रेज को ये बोलना था, हमें इसीलिए गुस्सा आया इनके ऊपर। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, देखो उस समय जब प्लासी का युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अपनी ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। देखो 2 युद्ध हुआ था, एक प्लासी का युद्ध, इसके बाद ही हम देखेंगे बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का, प्लासी के युद्ध में इन्होंने नींव रखी थी, मतलब कि नींव रखी थी कंपनी की, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इनका पूरी तरीके से इनका वर्चस्व हो गया, यानी ये विजय इनके लिए मायने था, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने कौन सा था, बक्सर का युद्ध। देखो उस समय जो अब देखो अली वर्दी खान का कोई अपनी संतान नहीं थी, उसने अपने बेटे को क्या बनाया, अपनी बेटी के बेटे को वहाँ का नवाब बनाया। अब जो बाकी उसकी जो और 2 बेटियां थी, जो उसके बेटे और उसकी मौसी भी किसके, सिराजुद्दौला के दुश्मन हो गए। साथ ही मीर जाफर भी जो उसकी सेना का सेनापति था, उसको भी अंग्रेजों ने अपने साथ में मिला। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने मीर जाफर से कहा, भाई तू क्या सेनापति की जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। देखो सत्ता की लालच ने मीर जाफर को एकदम गद्दार बना दिया। मीर जाफर सिराजुद्दौला को सेनापति था, जिसने अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब प्लासी में देखो जो सिराजुद्दौला यानी जो बंगाल के नवाब के पास टोटल कितनी सेना थी, 50,000। वही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टोटल कितना था, मात्र 3,000, यानी लगभग 3100 था, मात्र 3,000 था। अब देखो बंगाल का नवाब, उसके पास 50,000, वो तो सोच भी नहीं सकता था वो हार जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। वो सोचा हम तो अंग्रेजों को ऐसे ही हरा देंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत कम सेना है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये लोग प्लासी के युद्ध में युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कहा, जो सेनापति था, कि आक्रमण करो, तभी मीर जाफर ने अंग्रेजों की सेना पर ना आक्रमण करके सिराजुद्दौला पे ही आक्रमण कर गया।
और सिराजुद्दौला ने समझ गया कि अब ये जो मीर जाफ़र है वो मेरी तरफ नहीं है, वो जान बचा के भागा और उसे वो मारा जाता है। इस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी में अंग्रेज़ों का विजय हुआ और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब हम देखते हैं कि जो ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में। देखो, ये असली युद्ध था ही नहीं, इसमें गद्दारी कर दिया मीर जाफ़र ने। अगर मीर जाफ़र आज ना गद्दारी, शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। अंग्रेज़ों ने बंगाल को इतना लूटा कि बोलते हैं जैसे एक चोर डकैती नहीं करता है, उस तरीके से लूटा। शायद अगर मीर जाफ़र ना होता तो आज हमारा भारत की स्थिति ऐसी ना होती। बंगाल का जो नवाब था उसको बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बंगाल का नवाब किसको बना दिया? मीर जाफ़र को। अच्छा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये बंगाल का नवाब क्यों हारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीती? क्यों? क्योंकि इसमें गद्दार निकल गए। दूसरा, इनकी जो सेना थी वो काफ़ी प्लानिंग के थ्रू लड़ती थी, लेकिन यहाँ पे सेना का कोई रोल ही नहीं था क्योंकि मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी। अच्छा, हम आगे देखेंगे बक्सर का युद्ध और प्लासी। जब मीर जाफ़र यहाँ का नवाब बनता है तो उसके साथ क्या हुआ, फिर मीर कासिम आता है, फिर वांडीवास का युद्ध होता है। अभी देखो यहाँ तक रॉबर्ट क्लाइव। हमें कुछ पॉइंट हम देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो, एक बार रिवीजन करते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था कौन था? मीर जाफ़र। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उस समय जो उसका वायसराय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज़ों ने इसका बहुत तारीफ़ किया। ये बोला गया कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है, इतना योग्य, क्योंकि इसने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। इसकी वहाँ पे बहुत तारीफ़ हुई कि इसने इतने सिर्फ, देखो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक उसमें लिखा था अंग्रेज़ों के यहाँ कि सिर्फ मात्र 300 सैनिक ने बंगाल के 50,000 सैनिकों को हरा दिया। यानी इतनी बढ़ा चढ़ा के इस युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि ये युद्ध था ही नहीं। यहाँ पे तो क्या गद्दारी हुई थी। तो आगे हम देखेंगे कैसे बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और फिर उसके बाद हम MCQ करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।